इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब, है ना। में जो सरफेस कैपिलरी में जो सरफेस जी रो अपॉन 2 cos ऑफ थीटा। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा, विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? मतलब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी टेंडेंसी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है। फिर विस्कोसिटी से रिलेटेड पहला पॉइंट वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, एक्ट होता है अलॉन्ग टेंजेंशियल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फ्लूइड फ्लो। उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस डिनोटेड बाय dv बाय dx, तेजस ऐसा यूनिट पर सेकंड, डायमेंशंस t-1, ठीक है। उसके बाद में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। प्रणीता eta into a into dv by dx, very good, ठीक है। where eta is the साक्षी coefficient of viscosity denoted by eta, given by eta equals to f upon a into dv by dx, उसका हिस्सा यूनिट होगा न्यूटन सेकंड पर, और उसी को बोला जाता है सीजीएस यूनिट होगा पॉइस, एंड 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। उसके बाद में आता है स्टोक्स लॉ। अक्षय, क्या था स्टोक्स लॉ? काय 6π8RV। फोर्स किसके ऊपर एक्ट होता है? व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप इनसाइड द लिक्विड कंटेनर, इट एक्सपीरियंसेस विस्कस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी F प्रोपोर्शनल टू eta RV, F equals to 6π। वेरी गुड, सिट डाउन। शंतनु नहीं, श्रवण स्टैंड अप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, n eta। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? लिक्विड के लिए। मतलब लिक्विड के केस में क्या होता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। वही गैसेस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट वाटर, एंड इन केस ऑफ गैसेस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉइसिलीज इक्वेशन। खुशी, एट eta L, very good, sit down, where P is the pressure difference, R is the radius of pipe, eta is the coefficient of viscosity, L is the length of pipe। तो प्रथमेश कातर V मतलब क्या था? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द गिवन पाइप, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने देखा था रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो। साक्षी, पाई r⁴। उसमें अगर पाइप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की एडिशन, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद में आता है बायोंसी। क्या होता है बायोंसी? मतलब हर्षवर्धन, व्हाट इज बायोंसी? अपथ्रस्ट फोर्स। ऐसे नहीं, क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप इनसाइड द लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग टू इट। दिस phenomenon is known as buoyancy, and force acting in this process is known as upthrust or buoyant force, या फिर force of buoyancy। Sit down. स्वप्निल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेरी गुड, एंड दैट इज गिवन बाय V इंटू सिग्मा इंटू G। Sit down, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वरुण जो एपरेंट वेट होता है बॉडी का वो चेंज होता है। तो कितना बनता है एपरेंट वेट? W एक्चुअल इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो, एंड उसी के ऊपर से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन बनेगा A इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो, एंड इसी के ऊपर से हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर सिग्मा एंड रो दोनों सेम है तो बॉडी विल फ्लोट। कैसे? फुली सबमर्ज। अगर सिग्मा रो से बड़ा है तो पार्शियली सबमर्ज, एंड रो बड़ा है तो सिंक टू द बॉटम। वेरी गुड। उसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए हमने मेटा सेंटर को इंट्रोड्यूस किया था।
व्हाट वाज मेटा सेंटर? साक्षी, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज मेटा सेंटर. सिट डाउन. क्या था मेटा सेंटर? देखो बेसिकली अप थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट होता है थ्रू द, कहां से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड. तो अगर हम बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन में से सेंटर ऑफ बायोंसी में से पास होने वाली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बॉडी को टिल्ट करेंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ बायोंसी शिफ्ट होगा. अभी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो बनेगा मेटा सेंटर. अगर मेटा सेंटर ऊपर आ रहा है जी के तो बॉडी विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मेटा सेंटर अगर नीचे आ रहा है तो बॉडी क्या करेगी? टॉपल हो जाएगी और गिर जाएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोंसी. बायोंसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था पहले डेंसिटी. क्या होता है डेंसिटी? मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय रो गिवन बाय रो इक्वल्स टू m अपॉन v. ऐसा यूनिट होगा सीजीएस यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो साक्षी केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? वेरी गुड, 10 टू द पावर -3. या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितने केजी पर मीटर क्यूब? 10 टू द पावर +3. वेरी गुड, सिट डाउन. तेजस, डेंसिटी ऑफ वाटर? सिर्फ 10 टू द पावर 3. किसमें? केजी पर मीटर क्यूब में. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1. सिट डाउन. अक्षय, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? हा नंबर कुठून आणला तू? असा कुठंच नव्हता नंबर. देवेश, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी काय? ग्राम पर केजी पर मीटर का क्यूब. वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है, उसके बाद में एयर की डेंसिटी 1.29 या फिर 1.30 केजी पर मीटर का क्यूब. डेंसिटी हो गई. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. क्या था? रो इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अप टू mn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn. अगर मासेस गिवन नहीं है तो रो1 v1 प्लस रो2 v2 अप टू रोn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn. एंड वॉल्यूम गिवन नहीं है तो m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय अपॉन नहीं प्लस अप टू mn अपॉन रोन. ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गई. उसके बाद में रिलेटिव डेंसिटी. सुप्रिया, काय तेच विचारते? मला विचारते का? मला वाटलं क्वेश्चन मी विचारलाय तुला. ठीक आहे, सिट डाउन. डेंसिटी ऑफ वाटर. सिट डाउन. उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट ऑफ वाटर या फिर वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर. मतलब क्या आता है फिर से? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. दोनों भी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. ठीक है, उसके बाद में आता है प्रेशर. भगत, क्या था प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया डिनोटेड बाय P गिवन बाय P इक्वल्स टू F बाय A. ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. वेरी गुड. और पास्कल, लेकिन इन जनरल डेटा दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. भगत, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू वेरी गुड 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. लेकिन हर बार हम क्या करेंगे? उसको 10 की पावर 5 कंसीडर करेंगे. सिट डाउन. ठीक है, तो प्रेशर को बेसिकली इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. कितना होता है? P इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू G. H का मतलब रो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, उसके बाद में दो प्रेशर देखे थे, एक एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा गेज प्रेशर. खुशी, क्या डिफरेंस था एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर में? एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर. टोटल मतलब कौन? एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर. एंड गेज प्रेशर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस H इंटू रो इंटू G. वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है, तो तेजस स्टैंड अप. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेना है? P0 10 टू द पावर 5 ऑलवेज. ठीक है, दिया है नहीं दिया है तो कितना लेंगे? 10 टू द पावर 5. सिट डाउन. तो प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया. उसके बाद में देवेश स्टैंड अप. एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या था? G इंटू tan ऑफ थीटा. साइन नहीं, tan थीटा साइन होता G इंटू tan ऑफ थीटा. और tan थीटा का मतलब क्या था? y1 माइनस y2 अपॉन L यानी h बाय L. सिट डाउन. शुभम, वैभव स्टैंड अप. अगर फ्लूइड को रोटेट कर रहे हैं हम
तो एट एनी डिस्टेंस x उसकी हाइट कितनी होगी? वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। एंड अगर बाउंड्री पे मतलब एट द एंड ऑफ ट्यूब पूछा है तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद में आता है पास्कल्स लॉ। त्याच्या अगोदर काय म्हटली तू? स्ट्रीमलाइन नंतर येतो, पहिले पास्कल्स लॉ। तन्विशा स्टैंड अप, क्या था पास्कल्स लॉ? प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड। वेरी गुड, सिट डाउन। यानी P1 इक्वल्स टू क्या होगा? P2, यानी कि F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। ये हो गया पास्कल्स लॉ। उसके बाद में आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। शुरुडे, क्या था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? शुरुडे स्टैंड अप। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी रिमेन्स constant, that is a1 v1 equals to a2 into v2। विसरले का? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सिट डाउन। उसके बाद में हमने देखा था फ्लूइड फ्लो, एंड इस फ्लूइड फ्लो में पहले आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। शंतनु, क्या था स्ट्रीमलाइन फ्लो? सेम एट एवरी पॉइंट नहीं बनना अपन त्याला, स्ट्रीमलाइन ला असं थोडी आहे सेम एट एवरी पॉइंट। क्या लिखा था हमने? ईच पार्टिकल विल ट्रैवल अलोंग सेम पाथ विद सेम वेलोसिटी पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एज दैट ऑफ प्रीवियस वन। उससे पहले जो गया था उसकी वेलोसिटी जहां पे थी उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल की फिर से वेलोसिटी तो फ्लो बनेगा स्ट्रीमलाइन। श्रवण, उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन थी। path to which tangent drawn gives the direction of fluid flow। लिहिले का सगळी? और streamline flow is defined as path to which tangent drawn at any point gives the direction of fluid flow। वो बनता है streamline flow। sit down देवेश। laminar flow, passes, do not cross each other and again passes। very good, sit down। Varun, laminar flow। वेरी गुड, ठीक है। क्या होता है लैमिनार एंड स्ट्रीमलाइन में? लैमिनार में हम उसकी लेयर कंसीडर करते हैं, क्या बोलते हैं कि ईच लेयर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो उस टाइप के फ्लो को बोलेंगे लैमिनार फ्लो। एंड उसके बाद आता है टर्बुलेंट फ्लो। साक्षी, क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो? वेरी गुड, व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो एक्सीड्स क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब क्या होगा? ईच लेयर दूसरे लेयर के साथ मिक्स हो जाएगी या फिर उसको क्रॉस करेगी, तो वो बनेगा टर्बुलेंट फ्लो। सिट डाउन तेजस। क्रिटिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड फ्लो इज लैमिनार और स्ट्रीमलाइन, बियॉन्ड विच क्या होने वाला है? टर्बुलेंट होने वाला है, उसको बोला जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, विच इज गिवन बाय Vc इक्वल्स टू R इंटू रो अपॉन ईटा इंटू R इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। R का मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा रो, डी किसका? पाइप का, प्रथमिश का, जिस पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिट डाउन। शंतनु, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? कैसे डिफाइन किया था? रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय आर, गिवन बाय, सिट डाउन देवेश, आर इक्वल्स टू, अरे हळू, Vc रोडी बाय ईटा, असं काय? ठीक है, Vc मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, डी मतलब डायमीटर, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या था ये? रेनॉल्ड्स नंबर। जब तक ये 0 से लेके 2000 तक है, फ्लूइड फ्लो इज कौन सा? स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। जब ये 2000 से 3000 तक बढ़ेगा
कन्वर्जन शुरू हो जाएगा बिटवीन स्ट्रीमलाइन लैमिनार टू टर्बुलेंट, एंड जब 3000 के बियॉन्ड हो जाएगा इट बिकम्स प्योरली टर्बुलेंट। ठीक है, तो इतना पार्ट डिस्कस किया था रिलेटेड टू रेनॉल्ड्स नंबर, इतना ही हुआ था ना। ठीक आहे, तर हे अशा पद्धतीचं रिव्हिजन जर टुमॉरो ऑनवर्ड तुम्ही पुढचे 15 दिवस जर प्रामाणिकपणे सिन्सिअरली जर केलं तर लक्षात घ्या की त्यानंतर 1 जून मध्ये तुमचा कॉन्फिडन्स असेल की सगळे टॉपिक आपले प्रिपेअर आहेत म्हणून। नाहीतर आपण घोळ बघतोय, कुठल्याही रॅन्डम टॉपिक बद्दल जर डिस्कशन सुरू झालं पहिल्यांदा प्रश्न पडतो कधी झाला होता की नाही, कळालं ना। त्यामुळे थोडंसं सिरियस वर्क जर नेक्स्ट 15 डेज मध्ये तुम्ही केलं तर जून मध्ये जेव्हा आपण 12th स्टार्ट करणार आहे तेव्हा 11th आपला कंप्लीट झाला आहे या कॉन्फिडन्सने तुम्ही ते सुरू करू शकता। अदरवाईज मग डोक्यामध्ये तेच राहते की टॉपिक झाला होता पण झाला नव्हता, हे की नाही, म्हणजे झाला होता हे माहिती बट आपल्याला काही आठवत नाहीये, हा एक पार्ट तिथं होतो। ठीक आहे, आणि हे करायला किती वेळ लागतो, आता क्लासमध्ये आपण सगळे मिळून करतोय तरी पण आपल्याला 15 मिनिट्स पण नाही लागले कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करायला। हेच जर तुम्ही जेव्हा स्वतः करणार आहे तेव्हा 5 ते 6 मिनिट एका टॉपिकसाठी मोर दॅन सफिशियंट आहे। आणि आपले जेवढे टॉपिक आतापर्यंत झाले ते तुमचे 1 आवर विदिन 1 आवर 1 तासामध्ये सगळे फ्रॉम 1 टू लास्ट सगळे टॉपिक रेग्युलर रिवाइज होऊ शकतात, कळालं ना। बट त्यासाठी प्रॉपर वेनी जर तुम्ही सगळं वर्क करायला सुरुवात केलं तर ते पॉसिबल आहे। जसं तेजस, तन्विषा यांना मी टाइम टेबल बनवून दिलं होतं, सगळ्यांना सांगतो हे जर तुम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो केलं, मॉर्निंग 5 AM टू 6 AM हा सकाळचा 1 तास आपल्याला फिजिक्ससाठी द्यायचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे फक्त फ्रॉम डायमेन्शन्स टू फ्लुइड आतापर्यंत झालेले ईच अँड एव्हरी टॉपिक आपल्याला रिवाइज करायचे। रिवाइज करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा काय आहे की जी काही थिअरी असेल प्लस ज्या काही कन्सेप्ट रिलेटेड जे काही एग्जाम्पल्स असतील, त्यानंतर जी काही लिस्ट ऑफ फॉर्मूले असतील, एंड उसके बाद में मॉड्यूल में जितने भी दिए सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हमने पहले स्टार मार्क किए थे, इंपॉर्टेंट थे या फिर सॉल्व करने के लिए टाइम ले रहे थे, इतनी सारी बातें ईच टॉपिक से रिलेटेड आपको रिवाइज करनी है। बट रिवाइज करत असताना लक्षात घ्या स्टार्ट केली डायमेन्शन पासून सुरू केलं, फर्स्ट डेला सगळे टॉपिक होणं पॉसिबलच नाही, त्यामुळे तुम्ही एक सिंपल प्लानिंग करू शकता कि जैसे कि कल 15 मई वहां से डे 1 अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 को सिर्फ डायमेंशंस प्लस एरर ये जो दिया है पहले टॉपिक में इनको ही रिवाइज करो। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इंस्ट्रूमेंटल एरर इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन ऑन मंडे 16 मई जब डे 2 रहेगा आपका तो ये डायमेंशंस एंड एरर इसको रिवाइज करके इन एडिशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आपको रिवाइज करना है, कारण डायमेंशन जर आपण कंप्लीट डिटेल मध्ये कालच रिवाइज केला असेल तर तो आज परत रिवाइज करायला आपल्याला 5 ते 10 मिनिट सफिशिएंट है। उरलेले जे 50 मिनट्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो है उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसका भी अगर लोड हो रहा है तो आप इसको भी स्प्लिट करो, डे 1 को सिर्फ डायमेंशन करो, डे 2 को सिर्फ एरर करो, डे 3 में सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ऐसे किया तो भी चलेगा। ये तुमच्यावर डिपेंड करते की तुमची पर डे रिवाइज करण्याची प्रिपेअर करण्याची किती ॲबिलिटी आहे। ठीक आहे, अशा पद्धतीने 1 2 3 4 5 ॲट द एंड ऑफ ॲटलीस्ट 21st डेज मध्ये आतापर्यंत झालेला कंप्लीट सिलेबस तुमचा रिवाइज होणार आहे। आणि जर हा पॅटर्न तुम्ही फॉलो केला, कुठला पॅटर्न, फर्स्ट डे को अगर डायमेंशन प्लस एरर किया है तो सेकंड डे में क्या होगा, डायमेंशंस प्लस एरर प्लस 1D, तो थर्ड डे पे कौन आएगा, डायमेंशन प्लस 1D प्लस 2D, थर्ड डे पे कौन होगा, डायमेंशंस प्लस 1D प्लस 2D, उसके बाद में सर्कुलर मोशन, उसके बाद में फोर्थ डे पे डायमेंशंस प्लस 1D प्लस 2D प्लस सर्कुलर मोशन प्लस NLM, पहले विदाउट फ्रिक्शन करो। उसके बाद में डे 5 है उसमें क्या होगा, डायमेंशंस प्लस 1D प्लस 2D प्लस सर्कुलर मोशन प्लस NLM, दोनों भी विथ और विदाउट फ्रिक्शन कंप्लीट करो। देन डे 6 पे ये सारे ऐड करेंगे, उसके साथ वर्क पावर एनर्जी लेके आओ विदाउट कोलिजन। उसके बाद में डे 7 है, इसमें क्या है, बाकी सारे रिवाइज करके वर्क पावर एनर्जी इंक्लूडिंग कोलिजन कंप्लीट करो। एंड जब डे 8 आता है आपका 1 वीक कंप्लीट होता है तो न्यू टॉपिक मत करो, पहले जो हो गए थे उनको ही अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करताना जे पॉइंट्स आपल्याला आठवत नाही आहे त्यांना थोडासा प्रॉपर टाइम द्या। डे 8 नंतर हा ब्रेक झाला, परत डे 9 से जब स्टार्ट करेंगे तो आगे सारी लिस्ट होगी, उसमें बस ग्रेविटेशन ऐड करो। डे 10 होगा तो ग्रेविटेशन के बाद में रोटेशनल ऐड करो। अगर इस तरह से करेंगे तो आफ्टर 21 डेज 11 चा कंप्लीट सिलेबस तुमचा रिवाइज पण होईल आणि प्रिपेअर पण होईल, कळालं ना। आणि यामध्ये काय होईल की आपल्याला थोडीशी आयडिया येईल की यापैकी कुठले टॉपिक आपल्याला परत करण्याची गरजच नाही आहे, कारण आता या रिव्हिजन मध्ये जे टॉपिक तुम्हाला सगळे आठवतील, सगळे त्याचे क्वेश्चन्स आठवतील, प्रॉब्लेम येणार नाही, याचा अर्थ त्याला नेक्स्ट 2 इयर्स मध्ये पण प्रॉब्लेम येणार नाही, त्यामुळे आपल्याला परत ते टॉपिकचे लेक्चर्स किंवा प्रिपरेशन करण्याची गरजच नाही।
और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि 1D 2D की कुछ कंसेप्ट है, रिलेटिव है या फिर प्रोजेक्टाइल है या फिर सर्कुलर है या फिर वर्क फॉर एनर्जी का कोलिजन है, इसको अगर आप मतलब पॉइंट आउट करेंगे कि इस टॉपिक का यही प्रॉब्लम, मतलब यही पॉइंट मुझे प्रॉब्लमेटिक थे, तो मैंने बोला है कि जून से जो है अगेन हम डायमेंशन से इवनिंग के बैच में शुरू करने वाले हैं, तो आप उस बैच में आके जो भी पॉइंट आपका मिस हुआ था वो पॉइंट अटेंड करके उसको प्रिपेअर कर सकते. अशा प्लॅनिंग न गेले तरच लक्षात घ्या आउटपुट येण्याची पॉसिबिलिटी आणि हे सगळं तुमचं रिवाइज होईल. अदरवाईज यू आर डीलिंग विथ फिजिक्स, जे तुमचं चाललंय एवढं करून फिजिक्समध्ये काहीच होत नाही. कळालं ना. आता जूनपासून या टॉपिकवर आपण जे प्रॅक्टिस सेशनमध्ये वर्कशीट घेणार आहे, एकदा थोडंसं आपण ग्रॅव्हिटेशनचं ट्रेलर बघितलं होतं, बरोबर ना. जो लोग इवनिंग में आते हैं उनको मालूम है ग्रेविटेशन की वर्कशीट जो लेवल की थी, उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें जून से स्टार्ट करनी है. बट प्रॉब्लम क्या है, जब प्रैक्टिस सेशन में हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तिथं मग थेरी मला रिवाइज करायची गरज नाही पडली पाहिजे. कळालं. नाही तर बरेच जण प्रॅक्टिस सेशनला येतात, नोटबुक ठेवतात, क्वेश्चन वाचला की मग शोधतात याचा फॉर्म्युला कुठे आहे. हे फक्त टाइमपास आहे, लक्षात घ्या. याच्यामुळे तुम्हाला कुठलंही आउटपुट येणार नाही. बरं वाटतं आपल्याला फक्त की आपण 10-12 क्वेश्चन सोडवले म्हणून. त्यामुळे हे सगळं थेरॉटिकल प्रिपरेशन आपलं प्रिपेअर असलं पाहिजे. बायोलॉजीमध्ये ही लास्ट स्टेप आहे, बरोबर आहे ना. सगळे टॉपिक्स प्रिपेयर है, ईच एंड एवरी पॉइंट रट्टा मार के सब कुछ याद आ रहा है. बट फिजिक्स में ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये आ रहा है तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं. इसमें अगर प्रॉब्लेमेटिक है तो फिर आगे कुछ भी खरं नाही आहे. ठीक आहे. किती लोक असे आहेत की 11च्या आतापर्यंत झाले सगळे टॉपिक, ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट, ईच अँड एव्हरी टॉपिक प्रिपेअर आहे. आता विचारा कुठलाही फॉर्म्युला, कुठलाही क्वेश्चन. हे जोपर्यंत आपला शब्द येत नाही की सर हा टॉपिक 100% प्रिपेअर आहे, काही पण विचारा, तोपर्यंत लक्षात घ्या आपण कॉम्पिटिशनमध्ये तोपर्यंत नाहीच आहे. नाही तर 95% जनता आपल्यासारखीच आहे. कळालं ना. हे 95%चं काहीच होणार नाही. त्यामुळे काही स्पीड ब्रेकर असतात. मी फ्रॉम स्टार्ट सांगतोय. स्पीड ब्रेकर कळतं ना काय असतं. स्पीड ब्रेकरमध्ये नॉर्मली 98-99% जेवढे काही व्हेकल्स असतात त्या सगळ्या काय करतात, स्पीड कमी करतात, बरोबर आहे ना. आणि आपल्याला जर ओव्हरटेक करायचं असेल बाकीच्यांना तर त्याच्यासारखी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज नसते. सगळ्यांनी स्पीड कमी केली आहे स्पीड ब्रेकरला, आणि आपण जर तिथे स्पीड वाढवली तर काय होईल, एकदा आपण ओव्हरटेक केलं की परत आपल्याला कोणी चेस करायला येणारच नाही. समजलं ना. फक्त त्यामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, नाही स्पीड ब्रेकरवर स्पीड वाढवण्याचा प्रॉब्लेम काय आहे, ऍक्सिडेंट नाही होत लगेच. कोण येते ऍक्सिडेंट, स्पीड ब्रेकरवर कधी ऍक्सिडेंट झाला, थोडा झटका बसतो, बरोबर आहे की नाही. मग हे जे शॉक येतात हे शॉक ऍब्झॉर्ब करण्याचा जर आपला माइंडसेट असेल, मेंटॅलिटी असेल, तर लक्षात घ्या इझिली तुम्ही कॉम्पिटिशन पासून पुढे जाणार. मग हे समर हॉलिडे जे आहे हे तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे की हे 10th नंतर 9th नंतर जसे एन्जॉय केले होते तसे एन्जॉय करायचे की इन्व्हेस्ट करायचे म्हणून. कळालं ना. मी तुम्हाला जास्त त्रास देणार नाही, कळालं ना. किंवा याच्या अगोदर जे काही हॉलिडेज असायचे त्यामध्ये ईच डे रिव्हिजन लेक्चर असायचे, वर्कशीट असायच्या, वर्कशीटचे डिस्कशन असायचे. बट मी तुम्हाला फ्री टाइम देतोय जेणेकरून हा सगळा जो झालेला सिलेबस आहे हा तुम्ही परत एकदा रिवाइज करा. कारण यानंतर लक्षात घ्या हे जे काही समर हॉलिडेज असतील, 4 दिवस असतील, 6 दिवस असतील, 8 दिवस असतील, जे काही असतील ते, यानंतर परत तुमच्या एक्झाम पर्यंत तुम्हाला एवढा गॅप कधीच मिळणार नाही. कळालं ना. कारण जी काही नेक्स्ट दिवाळी येते, दिवाळीला तुमच्या बॅचला हॉलिडे ऑलमोस्ट नाही के बराबर होते. समजलं ना. हॉलिडे म्हणजे सिलेबस संपलेला असतो, बट टेस्ट सिरीज सुरू असते. त्यामध्ये टेस्ट सिरीज 2 to 3 days गॅपनी सुरू असते. तर त्या 2-3 दिवसामध्ये दिवाळी होते, पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये अजून काहीतरी होतं. म्हणजे त्या सुट्ट्या तुम्हाला असतच नाही. कळालं ना. त्यानंतर परत जानेवारी नंतर जानेवारी फेब्रुवारी 2 महिने तुमचं प्रॅक्टिकल वर्क, बोर्ड रिलेटेड वर्क येतं. आणि तो टाइम असतो की रेग्युलर 12th स्टुडंट जे काही आहेत ते मागं अटकतात आणि रिपीटर जे काही आहे त्या स्पीड ब्रेकरवरून पुढे निघून जातात. कळालं ना. त्यामुळे आपल्याला या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या मिळत आहेत याचं जर व्यवस्थित तुम्ही ॲडव्हान्टेज घेतलं तर सगळं काही पार्ट इथं प्रिपेअर होऊन जाईल. तो जब जून में आएंगे तो मॉर्निंग के लेक्चर में 12 शुरू होगा एंड इवनिंग में प्रैक्टिस सेशन. जैसे मॉर्निंग में हुआ था ईच एंड एवरी टॉपिक का फिर से डिस्कशन, बट मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि उसमें आपको आना ही नहीं है इस तरह. कारण काय भेटलं का आपल्याला वाटतं, बरोबर आहे की नाही. येऊन बसावं एकदा रिव्हिजन होईल असं वाटतं आपल्याला, बट ती रिव्हिजन कामाचीच नसते. लक्षात घ्या जे तुम्ही स्वतः टाइम देऊन सेल्फ स्टडी जी काही करता फक्त त्याचंच आउटपुट तुम्हाला येणार आहे. तुमच्या ब्रेनमध्ये सगळा डेटा स्टोअर करून ब्रेनला त्या क्वेश्चनला ॲनालाइज करून टॅकल करण्याची जी ट्रेनिंग घेतली. कळालं ना. त्यामुळे इथून पुढे काय ठेवा, लेक्चर्स जेवढे कमी करता येईल, लेक्चरचे नंबर कमी करता येईल. म्हणजे रेग्युलर बंक करायचं मी घरी वर्कशीट सोडवतो हे नाही, कारण या कन्सेप्ट माहीतच नाही ना आपल्याला. या स्टडी करून झाल्यानंतरचा तो पार्ट आहे.
म्हणजे जेव्हा केव्हा रिव्हिजन बॅचेस येतील, रिव्हिजन लेक्चर्स येतील, तर त्याला आपल्याला त्याची गरजच नाही पडली पाहिजे. नाही तर शेवटपर्यंत किती 10 आणि 15 जरी रिव्हिजन झाले आपल्याला बरंच वाटत असतं, सिलेबस रिवाईज होऊन चालला, बरोबर नाही, टॉपिक एकदा रिवाईज होऊन चालला. बट हे आम्ही रिवाईज करून तुम्हाला काही फायदा नाही आहे. फक्त एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टाइम जेव्हा टीचिंग होते 15-25 डेज आपण ईच टॉपिकला देतो, तर तेव्हाच सगळे काही क्लिअर करायचे, नंतर हे सगळे रिवाईज करायचे. आतापर्यंत जर जसे स्टार्टला सेंड करत होते जानेवारीपर्यंत व्हॉइस नोट्स जर रेग्युलर चालत असल्या असत्या, तर आता ज्यांच्या व्हॉइस नोट्स रेग्युलर होत्या त्यांचे सगळ्यांचे हातवर आले असते, किती लोकांचे टॉपिक्स प्रिपेअर आहे. आता कॉन्फिडन्स आहे का? असं वाटतंय आपल्याला झालंय प्रिपरेशन, बट हातवर करून कुठं गोळ करून घेता, विचारला एखादा प्रश्न म्हणजे गेली सगळी, हे की नाही. त्यामुळे आपण रिस्कच घेत नाही. आणि हा खूप मोठा रेड अलर्ट आहे बेटा तुमच्यासाठी. कंप्लीट 1 इयर पास झालं आहे आणि त्यानंतर तुम्ही झालेल्याच टॉपिक्सपैकी जर कुठल्याही टॉपिकमध्ये तुमचा कॉन्फिडन्स नसेल, आपण केलं काय? तेव्हा लक्षात घ्या, हार्डवर्क करणारे काहीतरी काय असतं ते, काहीतरी स्लोगन थॉट आहे ना, हार्डवर्क करणारे खूप सक्सेसफुल होतात वगैरे, असं काहीतरी काय आहे, असंच असं कन्सिडर करू आपण, ठीक आहे ना, की जे हार्डवर्क करतात ते खूप मोठे होतात, खूप सक्सेसफुल होतात, असं ऐकलं असेल, बरोबर आहे. तर 100% चुकीची कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. हार्डवर्क करणारे कधीही जीवनात सक्सेसफुल होत नाही. सगळ्यात जास्त हार्डवर्क कोण करतं माहिती आहे? आता गाढवाचं आपलं कम्पॅरिझन आहे बाळांनो, ठीक आहे, मी माणसांमध्ये सांगतोय, ठीक आहे. गाढवांचं सोडून द्या, बिचारे ते प्राणी आहेत, ठीक आहे. फार्मर्स, कळालं. त्यानंतर इंडस्ट्रियल एरियामधले लेबर्स जे MIDC मध्ये राहतात, त्यांना आयडिया असेल, बरोबर आहे. शंतनूपेक्षा लहान वयाची मुलं असतात. ईच डे, नाही असायचं काय त्याच्यामध्ये, ईच डे त्यांना कंपनीमध्ये वर्क असतं 15 to 16 hours. म्हणजे एवढी भयानक सिच्युएशन आहे, लक्षात घ्या. तिकडनं इथे UP बिहारमध्ये त्यांची 10 झाली की त्यांना इथे जॉबला येतात, गव्हर्नमेंटला सांगतात की यांचा ITI झाला आहे आणि ट्रेनिंगसाठी आम्ही यांना इकडं आणलेलं आहे. गव्हर्नमेंट म्हणतं ठीक आहे, ट्रेनिंग द्यायची चांगली गोष्ट आहे, ट्रेनिंगच्या नावाखाली त्यांना इकडे बळजबरी थांबवलं जातं. एकदा कंपनीमध्ये एंट्री केली की त्यांना बळजबरी म्हणजे खूप जास्त त्यांच्यावर फोर्सफुली त्यांना 16 तास 18 तास, कळतंय का, तास, आवर्स, एवढे आवर्स इंडस्ट्रीमध्ये वर्क करावं लागतं. आपल्याला अभ्यास करायचा म्हटला 10 तास, तरी एवढा वेळ, मग झोप कधी होईल, मग जेवण कधी होईल, हे विचार येतात. ते 16-16, 18-18 तास एका जागेवर उभे राहून सगळे इंडस्ट्रीचं जे हार्डवर्क आहे ते कंप्लीट करावं लागतं. त्यांना एक्सक्यूज नाही ना, आपल्याला खूप सारे एक्सक्यूज आहे, बरोबर आहे की नाही. नाही सर सुट्ट्या लागल्या, थोडं एन्जॉय करू द्या, कुठं डोक्याला ताण देता. हा डोक्याला आता ताण नाही घेतला तर आयुष्यभर डोक्याला ताण असणार, लक्षात घ्या. आणि हीच ती वेळ आहे, बाकीची सगळ्यांची स्पीड कमी होणार आहे. तुम्ही बघा, जेव्हा हॉलिडे कंप्लीट होऊन जेव्हा परत क्लासला येणार, तेव्हा 60 to 70% लोकांचं हे फॉर्मॅट झालेलं असेल. आणि ज्यांचं फॉर्मॅट झालं ते गेले, कळालं ना. त्यांना परत आपण एंटरटेन करत नाही सर, मग आता मला खूप अभ्यास करायचा आहे, मी खूप आता सिन्सिअर झालो आहे, मला आता खूप काय म्हणतो आपण त्याला, टाईमची व्हॅल्यू कळालेली आहे, तुम्ही सांगा ते सगळं करायला मी तयार आहे. मग त्यावेळी काय होतं, साक्षी कळालं काय होतं, मग मी छोटे टार्गेट देतो, बेटा मी सांगतो पण तू काय कर, पहिले त्या डायमेन्शनला प्रिपेअर करू नये, मी एक टेस्ट घेतो, त्या टेस्टमध्ये तू एवढे मार्क्स स्कोअर कर, हे जर आले तर मी तुला सांगतो. कारण तुम्ही वर्षभर आम्ही डोकं लावलं तेव्हा जर करत नाही आहे, नंतरचं वर्ष तुम्हाला महिने, एक्झामचे 3 महिने अगोदर सुचेल की नाही सर मला आता आहे ना पहिल्यापासून शिकवा, मला खूप अभ्यास करायचा आहे, तेव्हा हे सगळं होणार नाही, लक्षात घ्या. जेवढा एक्झाम जशी जवळ येते तशी तुम्हाला आमच्या वेळेची गरज जास्त पडते. आणि तेव्हा आमचा जो टाईम असतो तेव्हा आम्ही फक्त त्याच लोकांना टाईम देतो, आम्ही म्हणजे कुठल्याही क्लासचे टीचर असेल ज्यांनी वर्षभर एफर्ट्स घेतलेले आहे, कळालं ना. आपल्याला मध्येच एका दिवशी रात्री स्वप्न पडताना आपण मोटिवेट होतो, सर आता विशेष नाही, आता खूप अभ्यास करायचा आहे मला, तुम्ही सांगा फक्त, पटकन सांगा तुम्ही पटकन, ठीक आहे. मग तिथं काही होत नाही सांगून. तर ही वेळ आहे, जर प्रॉपर तुम्ही युटिलाइज केली तर कंप्लीट 11 तुमचं प्रिपेअर होणार आहे. आणि नाही केली तर मग तर प्रश्नच नाही, पूर्ण सिलेबस प्रिपेअर होणार आहे, ठीक आहे ना. हेडेकच नाही डोक्याला, ठीक आहे. काय झालं होतं काय नाही सगळं जूनपासून परत सगळ्या कंडिशन्स पहिल्यापासून सुरू. तर मी हे सांगत होतो तुम्हाला की हार्डवर्क करून माणूस आयुष्यात सक्सेसफुल होत नाही, कळालं ना. जसं इंडस्ट्रीमध्ये जे लेबर आहेत टेम्पररी वर्क करतात 16 ते 18 तास एकदम हार्डवर्क करतात, ते 15 वर्षापूर्वी जिथं वर्क करत होते आजही तिथंच वर्क करतात. पेमेंट फक्त त्यांचं 4000चं 6000, 6000चं 8000 झालं असेल, कळालं ना. बट सगळ्यात जास्त अमाऊंट ऑफ मनी कोण कमवत तिथं, जो सगळ्यात कमी हार्डवर्क करतो तो कोण, ओनर, कळालं ना. इंडस्ट्री 24/7 सुरू असते, ओनर एंट्री करतो 10:30-11ला, कळालं. आल्यानंतर राऊंड मारतो, इकडे तिकडे फाईल बिल चेक करतो, 12-12:30-1 वाजले की जातो, गेला की परत इव्हिनिंगला 1-2 तास आला की आला का तो येऊन उचलतो, आणि लेबरनी 16 तास काम केलं होतं, मी थोडंफार उचलू लागतो, मशीनवर वर्क करायला लागतो, असं काही होतं का, कळालं ना. तर आपल्याला हार्डवर्क
सोशल सर्व्हिस होऊन जातात का? औरंगाबादची MIDC मोठी झाली पाहिजे, चला बिहारहून आपण औरंगाबादला काम करू, असं नाही. ठीक आहे, ते कशासाठी करतायत? पैशासाठी, बरोबर आहे. ओनर कशासाठी करतोय? बट प्रॉपर वे त्यांचं ठरलेलं आहे, कळालं ना? जो स्मार्ट वेनी वर्क करतोय ते हार्डवर्क न करता स्मार्ट वर्क बनतं आणि त्याचं आउटपुट लवकर येतं आणि मोठं असतं, कळालं ना? तर आपल्याला पण या अकॉर्डिंग जर वर्क आपण केलं, डेली व्हॉइस नोट्स असतील, हे 5 to 6 मध्ये मी सांगितलेला रिव्हिजनचा पॅटर्न असेल, हा सगळ्यात सिम्पलेस्ट वे आणि इफेक्टिव्ह वे. या वेळी जर केलं तर तुमच्या लक्षातही येणार नाही आणि कंप्लीट झालेला सिलेबस रिवाइज प्लस प्रिपेअर तुमचा होऊन जाईल. अदरवाईज असा फक्त विचार करा की 11वीचे आतापर्यंत झालेले सगळे टॉपिक प्रिपेअर करायचे, पॉसिबलच नाही, कळालं ना? डायमेन्शनचाच विचार केला तर परत ते 60-70 फॉर्म्युले, परत त्याचे ऍप्लिकेशन्स, पोस्ट ऍप्लिकेशन, सेकंड ऍप्लिकेशन, थर्ड ऍप्लिकेशन, त्याच्यानंतर एरर बरा वाटतो बट इन्स्ट्रुमेंटल एरर येतो. मग त्यात व्हर्नियर कॅलिपर, मायक्रोमीटर, स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट, नंबर ऑफ डिव्हिजन, इकडे गेल्या तिकडे गेल्या, पॉझिटिव्ह झाला निगेटिव्ह झाला, पॉझिटिव्ह एरर आला निगेटिव्ह एरर आला, सिग्निफिकंट फिगर, किती रूल पाठ केले तरी पण घोळ होतोच, ठीक आहे ना? तर या सगळ्या गोष्टी आहेत. बट या वेळी जर केले तर तुमच्या लक्षात येईल की 21 डेज मी जास्त सांगितले, हे खूप ॲव्हरेज लोकांसाठी, ज्यांचं प्रिपरेशन बऱ्यापैकी झालेलं आहे त्यांना 8 to 10 days मोर दॅन सफिशियंट. बट टेक युअर टाइम, 21 डेज घेतली तरी चालेल, बट 100% परत या टॉपिकची कन्सेप्ट, या टॉपिकचे फॉर्म्युले आपल्याला बघायची गरज नाही पडली पाहिजे, यावेळी तुम्हाला प्रिपेअर करायचं, कळालं ना? हे का सांगतोय आज लक्षात येत आहे? का सांगतोय? का सांगतोय? सुट्ट्या लागणार आहे, कळालं ना? तर त्या सुट्ट्यामध्ये आपल्याला हे सगळं प्रिपरेशन व्यवस्थित करायचं आहे आणि याच्यामध्ये लक्षात घ्या, क्लास सुरू आहे, ऑफिस सुरू आहे, मी पण इथंच आहे, ठीक आहे? त्यामुळे तुम्ही इथे येऊन प्रिपेअर करणार असले, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स मिळतील, टॉपिकचे जे काही डाऊट्स असतील तेही तुमचे क्लिअर होतील, कळालं ना? त्यामुळे सुट्ट्या एन्जॉय करायच्या की त्या इन्व्हेस्ट करायची तुमचा प्रश्न आहे. सगळ्यांनी ठरवलंय त्यामुळे आपल्याला द्यावं लागणार सुट्ट्या, तर हे समोर हॉलिडेज, दिवाळी हॉलिडेज अजिबात आवडत नाही मला यायला. का बरं? मला कुठे फिरायला जायचं नसतं असं नाहीये, ठीक आहे ना? बट तुमची जी लिंक ब्रेक होते जूनमध्ये आल्यानंतर कळतं, जग सुना डायरेक्ट, ठीक आहे ना? काय होतो आपण, काय झालो आपण, तिथे लिंकच लागत नाही. हे होऊ द्यायचं नसेल तर हे प्रॉपर वे फॉलो, कळालं? पहले कौन? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की 5 to 6 कंसेप्ट, उसके बाद में कौन? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी इक्वल 3 to 4 कंसेप्ट, उसके बाद बायंसी, बायंसी में क्या है? 2 ही कंसेप्ट, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी के बाद प्रेशर, प्रेशर में पास्कल्स लॉ, एंड उसके बाद में स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर. हो गया टॉपिक. अभी लास्ट पॉइंट बचा है, राइट डाउन. बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन. 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 अभी क्या इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट स्टार्ट कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कॉम्प्रेस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? जो कॉम्प्रेस हो सकता है फ्लूइड फ्लो, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. अब फ्लूइड कॉम्प्रेस होगा, इसका मतलब क्या होगा? मास सेम रहेगा. कॉम्प्रेस होने से मास वेरी नहीं होगा, मास सेम रहेगा. और कॉम्प्रेस होगा मतलब क्या होगा? वॉल्यूम कम होगी, एंड वॉल्यूम की चेंज होने से वहां पे डेंसिटी वेरी होगी. समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज द फ्लूइड फ्लो इन विच
density of fluid, in which density of fluid can change, density of fluid can change. अगर डेंसिटी चेंज होती है तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. समझ में आ रहा है ना, कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है, मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कम होगी मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो डेंसिटी वेरी होगी. ठीक है. एंड उसके बाद इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो क्या होगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसको हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते. कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगी. वॉल्यूम सेम रहेगी मतलब डेंसिटी भी सेम रहेगी, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है वो बनेगा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. तो उसमें स्टार मार्क करके लिखो, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल वेयर एज गैसेस आर कंप्रेसिबल. लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल वेयर एज गैसेस आर कंप्रेसिबल. मतलब लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल रहेंगे, इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है जनरली. हो गया. काइनेटिक एनर्जी मालूम है सबको, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. अब यहाँ पे जो मास है उसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/2 इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर. ये v मतलब वॉल्यूम है, ये v मतलब वेलोसिटी है. तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बनेगी ये 1/2 इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन. उसी तरह से अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, 1/2 इंटू रो इंटू वी का स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट वी स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है, मास मास डिवाइड हो जाएगा. उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट अगर चाहिए, वेट मतलब कौन बनेगा अब mg, इक्वल टू क्या बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2g. सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. समझ में आ गया. रेडम. आता हे पण बघून लिहित आहे. काय झालं हर्षवर्धन, कळत नाही बेटा, हे बघत होतं. बरं, ऍक्च्युअली लिहून देण्यासारखं नाही आहे, बट तरी कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून. पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट मास मतलब डिवाइड बाय मास, पर यूनिट वेट मतलब डिवाइडेड बाय mg. हो गया. नेक्स्ट, अब उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है m इंटू जी इंटू एच. अगेन हम यहाँ पे मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या बनेगा, m इंटू, नहीं m तो चला गया, रो इंटू वी इंटू जी इंटू एच. यानी कि अगर यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो क्या बनेगा, रो इंटू जी इंटू एच. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अगेन काइनेटिक की तरह अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल्स टू क्या बनेगा, जी एच. एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया. जो काइनेटिक एनर्जी में किया था वही पोटेंशियल एनर्जी में, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट. राइट डाउन. अब इसके बाद में हमें न्यू कंसेप्ट लेके आनी है, दैट इज प्रेशर एनर्जी की.
प्रेशर एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वैसी प्रेशर एनर्जी होती है। अब प्रेशर एनर्जी को समझने के लिए हमारा फिजिक्स का बेसिक लॉ है कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी कोई वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हमें प्रेशर एनर्जी यहाँ पे डिराइव करना है, इसका मतलब हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, एंड जो भी प्रेशर का वर्क डन होगा वही जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो कंडीशन क्या होती है, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स। बट अगर अगेन यहां पे हम प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम P अपॉन V कट हो गया, क्या बचा, तो प्रेशर मतलब प्रेशर एनर्जी, हाँ पर कंफ्यूज हुई, प्रेशर तर दिसता है वॉल्यूम नहीं, ठीक है। तो ये कौन है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कौन है, P। कहां से आ रहा है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी क्या थी, P इंटू V थी। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गई, उसके बाद में अगर मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास को डिफाइन करना है तो क्या होगा, PV अपॉन M, PV अपॉन M। अब V बाई M है, V मतलब M मतलब, तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर डेंसिटी है तो वॉल्यूम अपॉन मास 1 अपॉन डेंसिटी, यानी सेम एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, P अपॉन रो। एंड वही अगर मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट mg मतलब वेट चाहिए तो क्या बनेगा, P अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन एनर्जी को तीन डिफरेंट फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है। पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। एंड तीसरी प्रेशर एनर्जी, देखो प्रेशर मतलब प्रेशर, बट प्रेशर एनर्जी बोलेंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी मतलब कौन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगेन प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास मतलब P अपॉन रो, इथे लिहिले बघा, प्रेशर अपॉन वेट मतलब P अपॉन रो इंटू जी। समजतंय का, काही कन्फ्युजन याच्यामध्ये हो गया लिख के, ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया था, अब इसको लिख लो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद प्रेशर एनर्जी, बाकी सेम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट एज इट इज। इसमें बस यही एक नई कंसेप्ट है प्रेशर एनर्जी वाली, बाकी सगळं तर बेसिकच आहे, ठीक है। अब ये सारे इक्वेशंस हमने इसलिए पढ़े थे क्योंकि हमें बर्नौलीज के इक्वेशन में इनको यूज करना है, ठीक है। सो राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, Bernoulli's equation is the mathematical form of law of conservation of energy, mathematical form of law of conservation of energy।
in fluid dynamics, in fluid dynamics, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स लिया, ठीक है। मतलब ये लॉ क्या एक्सप्लेन करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट होता है, देखो 3 स्टेटमेंट है, 3 पैकी जे सोपं वाटतं, जे आवडतं ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या था, वेरी गुड, हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, इज इक्वल्स टू बनेगा कांस्टेंट। ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन, क्या हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन, उसका फर्स्ट फॉर्म। या फिर अल्टरनेट स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना था, 1/2 इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना था, GH। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना था, P/ρ। इट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। या फिर थर्ड अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, बोलो आप, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब mg प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब mg प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब mg रिमेन्स कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी अपॉन mg क्या था, v स्क्वायर अपॉन 2g। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg क्या था, h, वेरी गुड। प्रेशर एनर्जी अपॉन mg P/ρ इंटू g, ये बनेगा कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें तीनों भी फॉर्म यूज करने, बट स्टेटमेंट के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करो, ठीक है। फर्स्ट वन फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, कारण बऱ्याच ठिकाणी रेफरन्स मध्ये फर्स्ट स्टेटमेंटच दिलेलं असतं। हो गया, स्टेटमेंट क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P इक्वल्स टू कांस्टेंट। और में तीनों लिखो, हो गए तीनों इक्वेशन लिख के। अब यहाँ पे देखो, ये जो टर्म आपको दिख रही है v स्क्वायर अपॉन 2g, क्या दिख रहा है, v स्क्वायर अपॉन 2g, क्या दिख रहा है, v स्क्वायर अपॉन 2g। इसको बोला जाता है एज वेलोसिटी हेड। क्या बनता है ये, वेलोसिटी हेड। h दिख रहा है, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल हेड। एंड p अपॉन रो जी क्या बनेगा, प्रेशर हेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों भी टर्म्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आके गए कि प्रेशर हेड इज गिवन बाय, पूरा टॉपिक प्रिपेयर होता है बट ऐसे पॉइंट हम ध्यान ही नहीं देते। प्रेशर हेड मतलब कौन, P/ρ g।
शंतनू शंतनू प्रेशर हेड का एसआय युनिट बोल. तुम्ही सगळं लिहून घेतो पहिले. प्रेशर हेड का एसआय युनिट. कॉन्फिडेंस का नहीं है. वेलोसिटी हेड का मीटर, देन प्रेशर हेड का भी मीटर एंड पोटेंशियल हेड का भी मीटर. हो गया क्लियर. देखो बर्नॉलिस किती सिंपल है. एवढ्या दिवसापासून ऐकत होतो बर्नॉलिस. बट बर्नॉलिस के लिए पहले कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. कॉम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है. ठीक है. बर्नॉलिस इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. कहाँ पे? फ्लूइड मैकेनिक्स में. इसके लिए हमने पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट देखा. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड उसके बाद प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी क्या होती है? P इंटू वी, वेयर V इज द वॉल्यूम. इसलिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा P. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बनेगा P बाय रो एंड प्रेशर एनर्जी बाय वेट बनेगा P बाय रो जी. इनकी सम क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट होती है. इनकी सम क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट. तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछा है, हमें अगर क्वेश्चन में पूछा है कि सपोज एक लिक्विड है, एक हाइट पे मतलब h1 पे उसकी वेलोसिटी v1 है, तो सेम लिक्विड जब हम h2 इतनी हाइट पे लेके जाएंगे तो उसकी v2 स्पीड कितनी होगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस 1/2 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, तो v को v1 बोलना पड़ेगा, प्लस रो इंटू जी इंटू h को h1 बोलना पड़ेगा. अगर प्रेशर डिफरेंस दिया है तो प्रेशर P1 बनेगा पहली केस में, इक्वल टू दूसरा जिस किसी भी हाइट पे हमें वेलोसिटी पूछी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू रो इंटू v2 का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू h2 प्लस P2. इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे जो भी अननोन है. जैसे कि हमें P2 पूछा है, बाकी सब गिवन है, P2 कैलकुलेट कर सकते हैं. P1 P2 गिवन है, V1 V2 गिवन है, H2 पूछा है, H2 कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब हर बार हमें इसी फॉर्म में बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करना है. पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की कंडीशन इक्वल टू दूसरे पॉइंट की कंडीशन. फक्त क्या होता है? डेटा कौन से फॉर्म में है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस चेंज होंगे. ठीक है. अगर आपको हाइट, वेलोसिटी एंड प्रेशर दिया है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन यूज करना है सेकंड वाले, तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी भी वेरी होगी, P बाय रो दिया है तो. समझ में आ रहा है? तो तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, यू विल गेट आंसर. इतना ही होता है बर्नौलीज. नेक्स्ट, बर्नौलीज के एप्लीकेशंस. अब बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट जो हमारे काम के है वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. पहला आता है वेंचुरी मीटर. अब वेंचुरी मीटर में दो टाइप के वेंचुरी मीटर होते हैं, एक ओपन ट्यूब, दूसरा क्लोज ट्यूब. पहले लिखो वेंचुरी मीटर. क्या होता है वेंचुरी मीटर? मतलब वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस, वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस used to measure velocity of fluid flow. इसका काम क्या होता है? मेजर करना. किसकी मेजरमेंट? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो की. ठीक है. अब उसमें नंबर 1 ओपन ट्यूब वेंचुरी मीटर. अभी वेंचुरी मीटर जो है इस तरह से दिखता है. इस तरह की ट्यूब अगर है तो इसको वेंचुरी मीटर बोला जाता है. ठीक है. जिनको फार्म रिलेटेड कुछ नॉलेज है, शेती रिलेटेड, उनको मालूम होगा ऐसा एक डिवाइस होता है. तो ठिबक सिंचन वगैरह असतं ना, तो जहाँ पे भी पाइपलाइन स्टार्ट होती है ठिबक की, उसके स्टार्ट में ऐसे एक ट्यूब होती है. नहीं देखी है तो अभी हॉलीडे में जाएंगे तो उसको देख के आओ. ठीक है. ये क्या है? वेंचुरी मीटर है. लेकिन वहाँ पे जाके हमें वेलोसिटी मेजर थोड़ी करनी है, ये उसका बेसिक एप्लीकेशन होगा. लेकिन इस वेंचुरी मीटर में क्या होता है?
सपोज इस पॉइंट पे एरिया है A1, यहाँ की वेलोसिटी है V1, यहाँ पे प्रेशर रहेगा P1। सेम हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एरिया होगा A2, वेलोसिटी होगी V2, प्रेशर होगा P2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे दो वर्टिकल ट्यूब प्लेस करते हैं एंड इस ट्यूब में जो वाटर होता है या फिर जो भी लिक्विड है उसके हाइट में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस तरह का ये इनके हाइट में ये डिफरेंस आ रहा है h इतना। ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो गया मतलब वेलोसिटी, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट, इसलिए प्रेशर का भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कैलकुलेट करनी है तो V1 इक्वल्स टू बनेगा A2 इंटू रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये बनेगा एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन, V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखो A1 मतलब ओपन एंड पे एरिया, A2 मतलब ये दूसरे पाइप के पास का एरिया, H मतलब दोनों पाइप में जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है उसके लेवल का डिफरेंस, ये हो गया रूट 2GH A1 A2 दैट इज गिवन बाय V1। ठीक है, एंड जो टिबक में इसको यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि इस साइड में अगर हम लिक्विड का और एक कनेक्शन देंगे तो इस लिक्विड को ये सक करता है। तो क्या होता है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हमें सेंड करने हैं, ठीक है ना, फलबाग वगैरह सेल लिक्विड फर्टिलाइजर्स करते का है, वेरी गुड। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से मेन पाइपलाइन होती है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसको खींचता है, मिक्स करके लेके जाता है। ठीक है, तिथे सोडून हे बघा इक्वेशन। ठीक है, V1 इक्वल्स टू क्या है, A2 रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या था ये एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी थ्रू कौन सा वेंचुरीमीटर, ओपन ट्यूब। अब ओपन ट्यूब के बाद में आएगा यू क्लोज ट्यूब। ठीक है, ओपन ट्यूब के बाद में आएगा क्लोज ट्यूब। अब क्लोज ट्यूब में क्या होगा, एक यू ट्यूब होगी। ठीक है, क्लोज ट्यूब वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर तो ऐसे ही रहेगा, बस क्लोज ट्यूब में क्या करेंगे, इसको जो ट्यूब कनेक्ट की है ये पहले ओपन टू एयर थी, अभी क्या होगा, इस तरह से ये क्लोज रहेगी एंड इसमें हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी को फिल करेंगे, मुझे मर्क्यूरी भरून ठेवणार याच्यामध्ये। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पे ये इनके हाइट का डिफरेंस आ रहा है h, फिर से यहाँ पे एरिया होगा A1, वेलोसिटी होगी V1, प्रेशर होगा P1, यहाँ पे एरिया A2, वेलोसिटी V2, प्रेशर P2। तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है V1, तो ये V1 इक्वल्स टू बनेगा रो इंटू A2 इंटू रूट ऑफ 2GH रो नॉट डिवाइडेड बाय रो इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। एंड इस इक्वेशन में जो रो नॉट है इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इस ट्यूब में हमने जो मर्क्यूरी फिल की थी उसकी डेंसिटी, रो का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की वेलोसिटी हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। ये हो गया क्लोज ट्यूब वेंचुरीमीटर। चलो फिनिश्ड।
अरे डायग्राम जास्त भारी वाटल्या का? एवढा वेळ काढतोय. चलो हो गया. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स. वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स. वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसेलीज इक्वेशन. पॉइसेली, बर्नौली, टॉरिसेली. ठीक है. इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसेलीज इक्वेशन. अब क्या था टॉरिसेलीज इक्वेशन? एकदम सिंपल है. देखो नाव अवघड आहे फक्त, बाकी सगळं सोपं आहे. ठीक है. तो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर टॉरिसेलीज इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि सपोज ये कोई भी लिक्विड का कंटेनर है. क्या है? लिक्विड का कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड को फिल किया है अप टू हाइट. कितनी हाइट? h. तो ये हो गई उसकी हाइट कैपिटल H. उसके दूसरे एंड पे, मतलब कोई भी एक एंड पे हमने एक ओरिफाइस फिट किया है. ओरिफाइस, इसको क्या बोला जाता है? ओरिफाइस. ओरिफाइस म्हणजे ओपनिंग. ठीक आहे ना. होल पाडले फक्त, कळालं. आणि त्याला आपण ते वॉशर वगैरे असतं का तसं बसवली, त्याला आपण ओरिफाइस म्हणतो. ठीक है. और ये ओरिफाइस कितनी हाइट पे है? स्मॉल h इतनी हाइट पे. समझ में आ रहा है डायग्राम में क्या है? लिक्विड फिल किया अप टू हाइट h, ओरिफाइस बना दिया एट हाइट स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड. ये कंटेनर का, टैंक का एरिया है ए नॉट. ओरिफाइस का एरिया, सॉरी कंटेनर का एरिया ए, ओरिफाइस का एरिया बनेगा ए नॉट. तो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर टॉरिसेलीज इक्वेशन बोलता है कि जब इस ओरिफाइस में से ये लिक्विड आके नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, तो हिट करते टाइम उसकी वेलोसिटी बनेगी v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, मतलब सेम एज दैट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी h इतने h से ड्रॉप करेंगे तो कितनी होती है स्पीड? रूट ऑफ 2gh. यहाँ से ओरिफाइस से बाहर आने वाले लिक्विड भी हिट करेगा ग्राउंड पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? रूट ऑफ 2gh. h कहाँ से मेजर करना है? सोपून कोण सकाळी सकाळी h कहाँ पे मेजर करना है? फ्रॉम ग्राउंड. समझ में आ रहा है? तो v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर टॉरिसेलीज इक्वेशन. क्लियर है? अब उसके बाद में इस लिक्विड को जो यहां से निकला था ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी को तो टी म्हणतो है. ठीक है. फ्रीली फॉलिंग बॉडी को h इतनी हाइट से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता था? वेरी गुड. रूट ऑफ 2h बाय g. कितना था? t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2. बस यहाँ पे h मतलब h माइनस h लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय g. इतनी हाइट का लिक्विड नीचे आ रहा है ना, तो ये प्रेशर वहां पे मतलब अप्लाई होगा, इसलिए इक्वेशन क्या आ रहा है? 2 रूट ऑफ h माइनस h अपॉन g. उसके बाद में इस कंटेनर से कितने डिस्टेंस पे जाके लिक्विड गिरेगा, मतलब क्या हो गई उसकी रेंज, और रेंज क्या होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये t है ये v है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? g कैंसिल. अजून 2 इंटू 2 4, मतलब रूट के बाहर आएंगे तो रूट में कौन बचा? h इन ब्रैकेट h माइनस h. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेंज. एंड ये जो रेंज होगी इट विल बी मैक्सिमम व्हेन ये जो ओरिफाइस है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, मतलब स्मॉल h कितना बनेगा? h/2. एंड ये जो मैक्सिमम रेंज होती है दैट इज r max, ये होगी इक्वल टू h. कब होगी मैक्सिमम रेंज? स्मॉल h इक्वल्स टू h/2 होगा तो. एंड कितनी होगी मैक्सिमम रेंज? r max इक्वल्स टू होगी h. एंड उसके बाद में लास्ट पॉइंट, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक.
टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, ये बनेगा ए नॉट अपॉन ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2h बाय जी। ये कौन सा टाइम है? टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है। ओरिफाइस का एरिया नीचे ले लो, ए अपॉन ए नॉट इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी। यहाँ पे h कौन सा है? कैपिटल वाला, बट स्मॉल h कैपिटल h, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बस। तो ये हो गया ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स या फिर टॉरिसेलीज इक्वेशन। चलो राइट डाउन। इकडे ग्राउंड वरून नाही, इकडे वरतून डायरेक्ट। साइन कॉस इंट्रोड्यूस ही नहीं होती इस इक्वेशन में। एंड में यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये टॉपिक भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स।